गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास, जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। तो चलिए उसी का कुछ भाग जो बचा हुआ था उसे आज हम लोग सुनेंगे। बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गुनाहों का देवता उपन्यास का कुछ भाग जो बचा हुआ था। तो चलिए। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सोखला दी। यह लोग दोपहर के 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिंती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबों झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेज साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिंती बाल्टी में पानी भर भर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़ी अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। सुधा का चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों में रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह अब जाने क्यों कमज़ोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा ने बिंती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ। कल तक तो हैवान थी। पापा की भी जाने क्या सूझी कि उन्हें भी साथ ले गए दिल्ली। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सभी लोग आ गए हैं। उसे जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कमरे उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने जो ही आहट पाई वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुशी हुई, हाथ गंदे और बार बिखरे हुए और बेहतसा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की बोली हंस हंस कर बोली, चंदर चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छी, दूर हटो सुधा, यह क्या नाटक करती हो। आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा का हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसी बिजली गिर पड़ी हो, वह पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर जैसे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं बोला। डॉक्टर साहब के जागते ही उसने बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चल गया और बिंती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ ना हो तो जरा ऊपर खाना दे जाओ। बिंती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उनकी। बिंती ने बहुत समझाने पर सुधा ऊपर ले गई खाना। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक कोर बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ। चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूँगा। सुधा ने कोर थाली में रख दिया और चंदर के नाते बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो, बताओ। हमने क्या पाप किया है। पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण कीन कीन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो सजा दे लो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ नहीं समझते। और सुधा ने चंदन के पैरों पर सिर रख दिया। चंदन ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से फ़ायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था। अब तो किसी सोहरीन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। अब तो किसी सुहागिन के मुंह से यह बातें शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में, मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर। अब तुम्ही ऐसे कहे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। और सुधा के हाथ से विवाह वाले चूड़े उतारकर छत में फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज़ में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूँगी, यही चाहते हो ना। और अंत में उसने अपनी
बिछिया उतारकर छत पर फेंक दी। चंदन काँप गया। उसने यह दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती बिनती उसने घबराकर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदन उठा, जिसने जबरदस्ती सुधा का हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदन अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए खाना खा लीजिए। बिनती बोली, मैं नहीं खाऊंगा। चंदन ने रोते गले से कहा, खाइए वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिएगा, बस किस्सा ख़त्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह बोलते हैं ना दीदी, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदन कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएगी। आपको मालूम नहीं दीदी की तबीयत इधर बहुत ख़राब है। उसने सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे कि वह बहुत सुखी होगी, लेकिन आपको मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है। चंदन ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती। मैं कभी नहीं सोचता था सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। कितना अभागा हूँ मैं, खुद ही इधर उधर घूमता रहा और सुधा को भी इतनी दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिंदी चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर ने सिर अपनी छाती पर लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएगी। लीजिए खाइए। जाओ दीदी को बुला लो और उन्हें भी खाना खिला दो। चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौटकर बोली, बहुत रो रही है और आज उसका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने, ना खाया तो नहीं, आप खा लीजिएगा। तो वे खा लेगी, उसको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। बिनती बोली और अपने हाथ से कोर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोली, बिनती तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह का वक्त जब चंदर नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ वही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पुलट कर चला गया। उसके बाद प्रेस गया, जहाँ उसे अपनी थीसिस छापने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा ना ले, सुधा के आंसू सुखा ना दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती ने उससे पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर। कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पूर्वा चल रही थी। तीज के चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों के मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झरोकों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद अख मिचोली खेल रही थी। अपनी खाट बरसाती से बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह कुछ भी नहीं बोला। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई। मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ़ नहीं करोगी? चंदन ने बहुत कांपती हुई आवाज़ से कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा
चंदर ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा। और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पांव पर चू पड़ा। सुधा ने चौंककर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधों पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधिनी हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बतलाया था। अब हो ही क्या सकता है। चंदर, तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिया। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहें और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहें। और तुम इस तरह करोगी तो नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारे प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितनी दुखी हैं तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह भी चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदी में मुरझाए हुए सोन जूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा ने नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुखी भरी पंखुड़ियों से उंगली उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही है? चंदर ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेरकर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठी हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर में मैं और गेसू लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था कि बदहोश बादलों को ना देख, बेखबर तो कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ से कहाँ पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदर ने पूछा। हाँ, समझते तो यही सब है, लेकिन जो तकलीफ में है वह मैं जानती हूँ या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताए तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरो। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, यह कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना, चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छुपाऊंगी, लेकिन आज नहीं फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो। कहाँ तुम, कहाँ दुनिया। काश कि तुम्हारी तरह गोद से अलग ना होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चंदर की पंखड़ियाँ बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी में मयंक पवन फिर लौट आया था। एक बार चंदर और सुधा और बिनती के प्राणों का विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है। और सुधा भूल गई थी कि शाहजहाँपुर से भी उसका कोई नाता है। बिनती का इंतहाम हो गया था। बिनती का विवाह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को ज़बरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और घाघरा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिनती से विवाह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कन्या कुज्जों की बारात, शहर में सुधा, बिनती और चंदर में जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों का जवान
क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसीलिए चंदर यही बिंदी को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और फिर दिन भर उसकी शरारत और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितना देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे में हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखरती रहती थी। एक दिन चंदर आया और देखा बिंदी कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खातों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा के आंसू में आंसू भरे हैं। क्या बात है सुधा, रुखसती की चिट्ठी आ गई थी। चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो, आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा अब मैं सशक्त रहूँगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एक टक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते, तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ, तुम उसे नरक क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिए और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं। लेकिन इन सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों से मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे में हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा, अब तो जैसा है, जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने तो सुधा, जैसी जिंदगी हो वैसा निभा करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, व्यवहारिक जीवन में प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सोचता है। आओ चलो चाय पिए, उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता, उठो। चंदर ने अपने मन में जिगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत सनी से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप की चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसे ने पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम विवाह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा से हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, क्यों ना करूँ विवाह, जरूर करूँगा, और जनाब दो करूँगा, अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही है। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों में लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ, तो तुम क्या करोगी। कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तो तब क्या होगा क्या। मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को। लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों का सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गूंधी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। अब तक आसमान में बादल रहते हैं, तब तक झील में बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उसकी छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उत्साह और उसकी ताकत लौट आई थी।
सुधा को जाते ही वह फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई अस्तित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, हर सूरज, सितारे और बादल की छाप पड़ती है। उससे चले जाने के बाद फिर वह उसका प्रतिबिंब डो डालता है। वह बदलकर फिर वैसा हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी का रंग नहीं रह पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उसकी छाया की रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सहार तमाशा सा लग रही थी। कॉलेज के जल पर ढलती हुई बरसात की पानी, 33 की डिग्री, बंटी का पागलपन और पंपी का खत, ये सभी उसके सामने आते और सपने की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू नहीं पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं। और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा की हर झोंके में तैर रहा था, लेकिन टिकता हुआ कभी भी नहीं आता था। उनकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसका प्राण, उनका सब कुछ सो गया था और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने से 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल पल भी चैन नहीं मिलता। अपने को तो यूँ बेच चुकी, अपने मन की मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी की ही देख कर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें सने, मेरे सने की लाज है। मेरी जिंदगी का नर्क फिर मेरे हाथों से भीगना शुरू हो गया है। तुम कहते हो जैसे हो निब्रा करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निब्रा नहीं किया तो तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निब्रा करूँगी, लेकिन मैं कैसे संभालूँ अपने को। दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो अपने सब दुख दर्द भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो ज़िंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता है तुम्हें भी मुझसे खींचकर अलग कर देगा, लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के सहारे मैं यह नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूँ। मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है, पाँव की इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगता है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ, तभी तुम्हें लिख भी रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि मैं तुम्हें ना लिखूँ, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही है, चलती हूँ। देखो अपनों, इसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसी फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधा। तुम्हारी अभागिनी सुधा। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग की डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं। मैं नहीं लिखूँगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं बिनती, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झचलाकर चंदर ने कहा। बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर से बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है, पहले से ज़्यादा, बिनती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती थी कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो सुधा। कि इस खत से मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झंझलाहट ही हुई।
मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है और दुख और अंत दिल दिखा। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं, किस लड़की को प्यार में शरीर का अंग नहीं होता। लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हो, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देगी, अपना शरीर ही देगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मूल्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। चाहे क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीज़ें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही चीज़ें एक जैसी लगती है और जाने कैसी अरुचि सी हो गई है इस जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिंती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे? लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदन ने पूछा। पढ़ने लिखने से आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियाँ समझती है उन्हें क्या करना है, इसीलिए कभी इन सब बातों में अपने मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद मोटी होकर आती है, और दीदी अब छोटी सी नहीं कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन के घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो दीदी क्यों दुखी होती है? उन्हें तो और मोटी होनी चाहिए, बिंती बोली। इस समस्या का इतना समाधान सुनकर चंदर की हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिंती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम होती हो। अभी तक यह विद्वानता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक ना बनाइए। मैं सच बताऊं तो देहाती लड़कियों शहर से ज़्यादा होशियार होती है, और इस सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की जिंदगी में बेहद निरह समझता था। हाँ, और क्या। वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उसके जीवन का उन्मुक्त है, और विवाह का पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियाँ इस बात से सचेत रहती है कि किसी मुसीबत में ना फंसे। चंदर चुपचाप बैठे चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को जितना पवित्र मानता था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि का आरंभ में था। और दुनिया कितनी चालाक है, कितना भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान झलकती है। वह बिंती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, उसमें भी सभी गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने का इतना बड़ा धोखा खाया। जिंदगी या मसलता और प्यास, उसके साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिंती, तुम भी देहात में रही हो, और सुधा भी। तुम लोगों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिंती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिंती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है, उससे ज़्यादा आ सकती है भला? बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविक से स्तर तक। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, और ना छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता रहा है। सुधा, दीदी की ज़िंदगी में तो यह सब नहीं आ पाया। वे बड़े विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती, और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी। बस मेरी ज़िंदगी में। चंदर का चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव में उसकी बिंती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी, और बिना किसी हिचक से कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिंती ने अपने पाँवों से चंदर के पाँव की उंगलियां दबाते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा।
लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा है, फिर पंपी वाली घटना हुई, मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी, आपको देखकर मैं भी स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन में अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन में अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर्विरोधी होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछो विनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने पक्ष में रखकर मुझे सद्भावना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर यह सब क्या है, क्यों है? बिंदी चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इनमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और दिखा भी तो मन में कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस, बिनती ने चंदर को टोककर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझने का प्रयास कर रहा था, चीज़ें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रहा था, बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं का अंतर्विरोध में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना के ऊपर उठकर स्वच्छ बुद्धि धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अब भावना से डरता था। भावना तो तूफान से इतनी ठोकरें खाकर अब उसकी भौतिक शरण ली थी। एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकाग्रता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब भावना से भी नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती में एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना का सौंदर्य के उपासक और बुद्धि का वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह साहसक कुर्ता व व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को झुकाने से बाज नहीं आता था। एक मर्मी निरपेक्षा से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति की कठोरता के जहर से अभिषेक करता चलता था। सुधा को वह कुछ लिख सकता था। पंपी यहाँ भी नहीं, दे देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले बाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले उसका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ण भ्रष्ट देवदूत जिसे पिचासों ने खरीद लिया था, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर पर नारी पर उसके मन पर सारा जहर बिखरने लगा था और उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे बातें कर रहा है। बिनती सचमुच चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, ना उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों की बातों में बहुत कम होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अन्योन्य से कहा, आपको यह क्या होता चाहता है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयवामनी हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उनकी परवाह नहीं। वो दिन गए बिनती, बहुत वन लिए हम।
हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते, सब समझता हूँ मैं कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ। इधर अपराध करना, उधर मुख बीरी करना। बिंदी चुप रही। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिंदी से आकर बोला और पूछा, क्यों, क्या मैं बतलाऊं कि क्या है, तुम मिटा दोगी? बिंदी ने चंदर के सिर पे हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसे हड्डियां निकल आई है इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फ़ायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोग के सिवा एक नशीली मांस लता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिंदी ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फ़ायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी को ना होने से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के ना होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती है तो आप इस तरह ना मिटाने अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या है। बिंती ने सिर में तेल डालते हुए कहा, दीदी के लिए क्या है? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवाद भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिससे अचेत थी, पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक थी। सनक? बिंती थोड़ी देर तक चुपचाप सिर पर तेल ठोकती रही, फिर बोली, आपकी सासों ने बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात ना मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिंती की आंख में आंसू आ गए। कितनी अभागी है दीदी। चंदर एकटक बिंती की ओर देखता रहा, फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिंती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप जब आप श्रीमती बिंती होने वाली है, आपका विवाह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों में दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ बंद नहीं होती, बंदरवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊँगी चंदर अभी। तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लक्षणा और व्यंग सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिंती ने तीखे स्वर में कहा, क्यों, तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो, तुम सुधा हो ही नहीं सकती। जो सुधा ने मेरी ज़िंदगी में, वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा। क्यों तुम मुझ पर इतनी अधिकार समझने लगी अपनी सेवा के बल पर? मैं इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिंती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिंती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती है, एहसान कर रही है मुझ पर। बिंती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सामान पैक हो गया था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन का घटना के बाद फिर बिंती चंदर से बिल्कुल ही नहीं बोली थी। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे, सारा सामान पीछे लादे जा रहे थे। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उसका हॉल डॉग संभाल रहा था। बिंती आई और बोली, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ। तुम उस दिन ये बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियाँ सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो, क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिंती ने आंखों में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, यह तो मालूम है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा सने खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, कुछ आते ही उसका सने तुमने दिया दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी के स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिंती, अब मैं सने इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पुनः परिपक्व मनुष्य हूँ और अब ये भावनाएं अच्छी नहीं लगती मुझे। सने वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए, तुमने एक बार भी नहीं पूछा जिंदगी के सिवा दीदी और तुम्हारा कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, मेरा कसूर मेरा ही होगा।
चंदर, नहीं, कसूर की बात नहीं बिनती। औरतों के मन की कहाँ तक परवाह की जाए। वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती है। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने कभी भी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसीलिए कि मेरे मन में जाने इतनी ममता तुमने जीत ली। यह हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि मैं तुम्हें जरा भी ठेस ना पहुँचे। मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू से बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं कर सकती थी, लेकिन खैर, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी मैंने अपने को खींच लिया और कभी तुम्हारे जीवन में आने के साहस नहीं करूँगी। यह भी कैसे कहूँ कि कभी तुमने मेरी ज़रूरत पड़ी होगी। यह मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने की साहस ना करूँगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी ना दोगे? कुछ आगे का रास्ता ना बतलाओगे? बिनती ने झुककर चंदर के पैरों पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिनती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिनती। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए, लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन का पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रज्वल देव मूर्ति को उसको कठोरता में उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमय पवित्रता बिनती को अपमानित कर दिया था और मंदिर का पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मापदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था और बुशरीन विजेता की तरह क्रूरता में हंसते हुए मंदिर में भवनावेशों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा वह खंडर था जिससे उखाड़ बेइज्जत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं, जिसमें ध्वजारोहणों शेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडरों की ईंटें उठाकर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की पत्र की घंटियों की बेहोश ध्वनियाँ मिलती, हर कदम पर मुरझाई हुई देव पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति की करुण तरुण दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी उसे कोई उस पर खंडर के अवशेष खुदरकर पुराने विश्वास, पुराने अनुभूतियाँ, पुराने पूजाएं फिर से ना जगा दे। बुशरीन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उसे मंदिर को ना बना पाए। ऐसा था चंदर। अपने मन का सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी, अपना सारा रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिनती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पंपी के 2 खत आए। पंपी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पंपी का कोई जवाब नहीं दिया। अकेला बिल्कुल अकेला सहारा मनोस्तर से नीरस भवानी शांत थी, और वह भी कब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू की क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीलों की अधमरी छाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हो। बिनती का विवाह का 15 दिन रह गए थे। सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरा नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिनती के विवाह के महीने भर पहले गांव जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे हैं कि जिंदगी
अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। विवाह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बरदत है। मैंने बिनती के लिए तुम्हारे बारे में पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी तिथि सपने गई है। कॉन्वोकेशन नज़दीक है। तुम्हें याद है, वादा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फ़ोटो खिंचाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कॉन्वोकेशन की फ़ोटो खिंचवाकर ज़रूर भेजना। क्या तुमने बिनती को कोई दुख दिया था? बिनती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिनती को वहाँ छोड़ा था। मैं उनसे दूर, माँ का सुख उसे मिला नहीं। पिता मर गए, क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मचलने लगता है। आजकल बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच में कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान नसों में घर आया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी चंदर, कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे बहुत दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्हें ही ढूंढूंगी। इतना याद रखना। और इस बार अगर तुम मिल जाए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं क्यों पूर्ण जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था। अगर झूठ है तो सोचो चंदर, इस अनादिकाल का प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था, और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? कठोर सृष्टियाँ होंगी, प्रलय होंगे, और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरों की हर परत से टपकती रहूंगी। न जाने कब तक के लिए। जयो जयो दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा का प्यास बढ़ता जा रहा है। खास मैं सितारों की फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती, लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उसके पिंजरे के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियाँ लगी है। अगर कोई अभागा उस चक्र में उछल जाता है तो जयो जयो छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियाँ बजने लगती है। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थककर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र मेरे फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियाँ बजती है तो शायद तुम उन्हें पूजा का मंदिर की घंटियाँ समझते होंगे, लेकिन खैर सिर्फ इतना प्रार्थना है चंदर कि अब थककर जल्दी ही गिर जाऊँ। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पंपी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारी पत्र बहुत दिनों बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहाँ जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छिपा दिया जाए तो वे लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे ही खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी ज़िंदगी में समझौता कर लेता है, किंतु मैंने ज़िंदगी का समर्पण करा के उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, न खतों को पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ, क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। तुम्हारा खत तुम्हें भेज रहा हूँ।
कभी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का खंडहर के सन्नाटे में भूलकर आई हुई बांसुरी की आवाज़ की तरह सुधा का पत्र। सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटे में उल्लू गिरगिट और पत्थले अब कांपे और फिर मुस्तैदे में अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ अकेलापन और मूर्छित दोपहरी का फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा बिहान, सोने से कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियाँ शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर, अपने पीले रंग की पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पल्ले धूप पर की खोल रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पंपी उसमें कूद पड़ी और कुंवारी हिरनी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठे, उसने अपनी मुर्दा सी आवाज़ में कहा। उसे पंपी के आने की कोई प्रशंसा नहीं थी। पंपी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पे हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उससे उसकी फीकी आवाज़ में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस विंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डेट इट। जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बंटी, सुधा विंती क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं लगता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पंपी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, कहना मत, अपनी जुबान से स्वीकार कर लेना भी पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र ने मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदन ने पूछा। योग साधन, पंपी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ी नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था, सोचा देखती आऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बंटी की शादी कब होगी? चंदन ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते थे। जेनी एक दिन बंटी को पकड़कर खींच गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बंटी की शिकार सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बंटी स्वेटर उतारकर जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से से जेनी के सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारकर बंटी के कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पे रखी। एक भोटिया औरत उसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वो बोली, यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत की जादू नहीं चलता और औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका विवाह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदन ने देखा वो अलौकिक कित्वेश्वरी की मायामाई मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला, और क्या लाई आपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदन ने देखा, मम्पी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोनों भी उसके गोल हो गई है और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में कुंवारेपन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा हर सिंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पंपी लगता है जैसे को मौरी लौट आया है तुम पर। तो परियों का कुंज
से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बने रहने और परियों की कुंज से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैं हिमालय की छाँव में एक नई संगीत सुना कपूर, मासलकता की संगीत मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियाँ बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के। और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स कितना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारी सिर इस तरह अपनी गोद पर रख लूँ तो कुछ संतोष नहीं होना तुम्हें। और पंपी ने चंदर का सिर सचमुच अपने सर्वासोचित वक्ष पर चिपका लिया। चंदर छचलाकर अलग हट गया। कैसी अजीब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पंपी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों को प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पंपी ने स्पष्ट स्वरों पर जोर देकर कहा। लेकिन पंपी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वो मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे लिए उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब एक बुलावा है, अपने से पंपी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वह जानती है मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह और दूसरे ढंग का परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है, अगर कोई हिप्नोटिज्म एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है, वह चुपचाप देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव का अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मुचरा होती है जो टूट जाती है, पंपी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन में बहुत सा भार उतर गया। पंपी, मुझे तुम्हें एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक सूक्त तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि के उपासक हूँ, भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी का मूल तत्व है। हृदय तो दोनों के अंत संघर्ष की उलझन का नाम है, पंपी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटनी है, आओ देख आए। मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊंगा नहीं कहीं, आज इतवार है। प्रोफेसर कपूर, पंपी चंदर को उठाकर बोली, मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी। मेरे मीठे सपने, तुम्हें भी मुझ पर उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गर्म मुलायम होंठ रख दिए। माथे पर पंपी के होंठों की गुलाबी आग चंदर के नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पंपी का रेशमी फ्रॉक में गुदगुदाते हुए स्पर्श उसके वक्ष की अलभय गरमाई और उसके स्पर्श की जादू में खो गया। उसके अंग अंग की सुबह की शबनम ढकेलने लगी। पंपी उसके बालों की उंगलियों की सुलझाती रही। फिर कपूर ने गाल थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पंपी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पंपी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होंठों से खेलती रही। 7 चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों का जादू के सनाटे से प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों का सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से खींच दिया। उबड़ खाबड़ खंडरों को आगों के गुलाब की पंखड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारों का सिपिना पलकों के झरने वाली दुधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी और उपातम यौवन से भरा हुआ ज्वार था जो चंदन को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था, जहाँ तरुराई की सांसें की इंद्रधनुषी समा तिलमिला उठी थी,
जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहाँ पुरखराजी स्पर्शों का सुकुमार हरसिंगार झल पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में बने भून गया। चंदर ने सामी पंपी के अनमय रूप की छाह में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पंपी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना इतने महीने कट गए, पंपी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि पंपी के होठों के गुलाबियों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षण के गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस रहा था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और निराशा थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतिका की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उसके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो गए जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चित हो जाता है। उसके पास आकर देखा डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे हैं। चंदर दौड़कर उसके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कॉन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लिए आए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डी.लड की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा। अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों महाराजी ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला, बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई। बिंती की शादी? डॉक्टर साहब सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक फीकी सी हंसी हंसकर कहा, बिंती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर है। अंदर है? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उसके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर को साहस नहीं हुआ कि कुछ पूछने का, कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी से सामान रख रही थी और बिंती बैठी सील की उधर की भीगी दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल के सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर की आंचल से ढक कर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, हाँ बेटवा, हम तो लूट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जोन भदा रहा भाग में वो ही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमारी छाती में मूंग दरे के लिए बंधी रही 3 जमी है। भगवान कोनो को ऐसे कलंकित बिटिया ना दे। 3 भौरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिंती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत में चली गई। चुप रहो, चुप रहो, अब रोए रोए के काहे उलावत कहत है। गुणवंती बिटिया पाए, हर जाइन आए के बिटिया के लिए घोड़े रिहाओ है। अपना एकांत होए के बैठो, महाराजी ने पूरी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजी? चंदर ने पूछा। महाराजी ने जो बताया उससे लगा कि लड़के वाले बहुत शकीन मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे के लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की अंगुलियां गायब है। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिंती को उठा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लड़की लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा, 3 भौरा के बाद विवाह टूट गया।
अब बताओ भैया। सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। इन्हें क्या हुआ गवा रहा? उनकी मति मारी गई। गुस्से में आय के बिंदी को उठाव लिया। अब हम इतनी बड़ी बिटिया लेके कहाँ जाई? अब तो हमारी बिरादरी में कोई पूछा है कि इतना पढ़ी लिखी, इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते हैं? लड़के लंगड़े लूल्हे लड़के से कैसे विवाह कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया जाके भाग में लंगड़ा लूल्हा बांधा होगी, ओका वही मिली। लड़कियन के विवाह काहे चाही ना सकल देखे चाही। अबहीन विवाह के बाद कोनो के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली में हांडी चाटे। हम रहे तो जब बिंदी 3 बरस की हुई थी तब उसकी शकल उजारे में देखा रहे। जैसे भाग्य में रहा तैसा होता। चंदर ने विचित्र हृदयहीन तर्क में सुना और आश्चर्य से बुआ को देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं न कि बिंदी को पढ़ाइबे विवाह ना करेबे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई? कुलबोरनी कुलक्षणी अभागिनी। सहसा बिंदी छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंख में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीखकर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब वो और बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे कोसने से। अब तक नहीं मरी, ना मरूंगी। अब तो मैं सुनूंगी नहीं। मैं साफ कह देती हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदर ने ताज्जुब से बिंदी की ओर देखा। वह वही बिंदी है जो माँ जी की जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिंदी का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन काँप रहा था। बुआ उलझकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली। अब बहुत जवान चले लगी है। कौन है तोर जे बल के ई चमक दिखावत है? हम काट के धर देबे। तोके बताए देहत है मुझौसी। ऐसे ना होती तो काहे के ई दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाए गई, हमहू के खाए ले। हमारा मुंह पीटकर बुआ बोली। अपना मुंह पीटकर बुआ बोली। तुम इतनी मीठी हो ही नहीं माँ जी कि तुम्हें खा दूँ, बिंदी ने तड़प कर जवाब दिया। चंदर सशब्द हो गया। यह बिंदी पागल हो गई है? अपनी माँ को क्या कह रही है? छी, बिंदी पागल हो गई है क्या? चलो उधर। चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है यह सब? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिंदी, यह क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिंदी दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोलने लगी। मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा बेटी, अच्छा जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिंदी चली गई और बुआ जी से बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस पर गुस्सा उतारने से क्या फ़ायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबे? हम तो मर जाई तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हो, इस तरह झूम झूम कर खड़ी हो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी। अब हम लोहन के शकल ना देखबे। हम मर जाई तो चाहे बिंदी को पढ़ैयो चाहे नचैयो गवैयो, हम अपनी आँख से ना देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सी विषाद सारे घर में छाया हुआ था। जाड़े के रात की गहन अंधेरा खामोशी छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी के रुदन अंधेरे को झंझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए।